हेलो बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेसन नंबर 4 धातु एवं अधातुओं में भाग 2। धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण जानने का हमारा उद्देश्य है धातु एवं अधातुओं की अभिक्रियाशीलता जानना, इनके रासायनिक गुण व दैनिक जीवन में इनके उपयोग की जानकारी प्राप्त करना। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था। आइए अब हम धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें अभिक्रियाशीलता को समझना होगा। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। प्रत्येक धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी अभिक्रियाशीलता सारणी की। बच्चों, सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। ये दोनों इतने अधिक सक्रिय हैं कि वायु में खुला रखने पर ही अभिक्रिया शुरू कर देते हैं। कुछ धातु सामान्य ताप पर अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद यह गुण कम होता चला जाता है। कैल्शियम से मरकरी तक अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। सिल्वर की अभिक्रियाशीलता और भी कम है और अंत में गोल्ड और प्लेटिनम किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ तक कि प्रकृति में कोई भी ऐसा प्राकृतिक तत्व नहीं है जिससे ये अभिक्रिया कर सकें। मानव निर्मित एक्वा रेजिया ही एक ऐसा विलयन है जिसमें सोना घुल सकता है। अभिक्रियाशीलता सारणी का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम शुरू करते हैं धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पोटेशियम और सोडियम को लें तो ये इतनी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं कि स्थिति विस्फोटक हो सकती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सभी धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए इनका एक परीक्षण करते हैं। थोड़ा सा जंग लेकर उसे जल में घोलिए। अब इसका लाल और नीले लिटमस घोल से परीक्षण करिए। परीक्षण करने पर हम देख रहे हैं कि लाल लिटमस का घोल नीला हो गया है। अतः इसकी प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि क्षार ही लाल लिटमस के साथ नीला रंग देते हैं। अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आइए इनका भी परीक्षण करते हैं कि इनके ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। चारकोल का दहन करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकत्रित की। इसको पानी से अभिक्रिया कराने के पश्चात हमें कार्बोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब इसका टेस्ट हम ब्लू लिटमस घोल और रेड लिटमस घोल से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नीले लिटमस का घोल डालते हैं। अरे, यह तो लाल हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
अतः यह सिद्ध हो गया कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। दूसरे नंबर पर है H2O अर्थात पानी से अभिक्रिया। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम पानी से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। कुछ अन्य धातुएं ऐसा नहीं करती, जैसे कैल्शियम ठंडे पानी के साथ मध्यम गति की अभिक्रियाशीलता दिखाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ बहुत धीमी तथा गर्म पानी के साथ तेज अभिक्रिया दिखाता है। लोहे जैसी धातुएं बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया करने के पश्चात सभी धातुएं अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, स्टीम या भाप कहिए, इसके साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जबकि मरकरी, तांबा, गोल्ड और सिल्वर ये किसी भी प्रकार से पानी से अभिक्रिया नहीं करती। आइए इसको भी हम एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा लीजिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालिए। कुछ देर इंतजार करते हैं कि अभिक्रिया हो। अभिक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हम पानी को थोड़ा गर्म करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, मैग्नीशियम के पीस ने तेजी के साथ अभिक्रिया शुरू कर दी है। इसमें से निकलते हुए बुलबुले हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अधातु सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु कई बार वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फास्फोरस वायु में खुला रखने पर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, अतः इसे जल में रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अपने लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो कि पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु की अभिक्रिया करने पर हमें यह उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, परंतु कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यह गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, अपितु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर अभिक्रिया कर जाता है। आइए इस अभिक्रिया को
हम एक प्रयोग की सहायता से समझते हैं कि धातुएं किस प्रकार से अम्ल से अभिक्रिया कर अपना लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, इसे हल्का गर्म कीजिए। अब इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। अभिक्रिया तेजी के साथ हो रही है और बुलबुले दर्शा रहे हैं कि इसमें से गैस निकल रही है। इस गैस का परीक्षण करके देखते हैं कि यह गैस हाइड्रोजन है अथवा नहीं। एक जलती हुई तीली टेस्ट ट्यूब की मुंह के पास ले जाते हैं। पॉप की ध्वनि के साथ परख नली में गैस जलने लगती है, जो कि हाइड्रोजन गैस का गुण है। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है क्षारों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया निम्नलिखित उत्पाद बनाती है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिससे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए इसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाइए। इसके लिए हमें 3-4 टिक्कियाँ लगभग 5 ml जल में घोलनी होंगी। अब इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। अब एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। आपने क्या देखा? वही पॉप की ध्वनि के साथ ज्वाला निकलती है। ये पॉप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। अतः धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं काफी जटिल हैं। अगला पॉइंट आता है विस्थापन अभिक्रियाएं। धातु एवं अधातु दोनों ही विस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। धातुओं की विस्थापन अभिक्रियाशीलता को देखने के लिए हमें एक बार फिर से अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखना होगा। जो अभिक्रियाशीलता सारणी हमने पहले देखी थी, उसे हम दोबारा अध्ययन करेंगे। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, परंतु एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को उसके विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकती। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर सकती है, परंतु जिंक एल्यूमिनियम के विलयन में से एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकती। आइए इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से एक क्रियाकलाप करते हैं।
4 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D का नाम दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। बीकर A में कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। कॉपर B में भी कॉपर सल्फेट का विलयन रखिए। C में जिंक सल्फेट और D में आयरन सल्फेट का विलयन लीजिए। अब बीकर A में एक जिंक का टुकड़ा डालिए। बीकर B में लोहे की एक कील डाल दीजिए। बीकर C में तांबे की छीलन डालेंगे और D में भी तांबे की छीलन डालेंगे। इन चारों बीकरों को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के पश्चात पुनः इसका अवलोकन करेंगे। आधा घंटा बीतने के पश्चात आइए अब हम इन चारों बीकरों का अवलोकन करते हैं। बीकर A और B में अभिक्रिया हुई है, परंतु बीकर C और D में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। बीकर A में जो रंग पहले ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट का रंग था, वह अब परिवर्तित होकर के हल्का रंग बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना दिया है। बीकर B में कॉपर सल्फेट का नीले रंग का जो विलयन था वह अब हरे रंग का हो गया है, जो यह दर्शाता है कि लोहे ने कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना दिया है। बीकर C में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जो यह दर्शाती है कि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वह जिंक को उसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर पाया। बीकर D में भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जो यह दर्शाती है कि कॉपर आयरन Fe से भी कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वह आयरन सल्फेट के विलयन में से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाया है। इसी प्रकार अधातुएं भी विस्थापन अभिक्रिया अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को विस्थापित कर पोटेशियम क्लोराइड बनाती हैं। बच्चों, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम इनके उपयोग की चर्चा करते हैं। बच्चों, धातुओं के उपयोग के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। आपकी किचन के बर्तनों से लेकर धातु के बने हुए वायुयान, रेलगाड़ियाँ, मोटर कार, फैक्ट्रियाँ, बॉयलर इत्यादि बहुत कुछ है। साथ ही हमारे शरीर को जिन तत्वों की कम मात्रा में सही लेकिन बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जैसे आयरन, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब भी धातुओं की श्रेणी में ही आते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप बताइए और इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपके घर में कितनी धातुएं कौन कौन से सामान के रूप में मौजूद हैं? आंसर लिखिए और इस पर अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए। अधातु भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी धातु। कुछ अधातु ऐसी हैं जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे
वृद्धि के लिए करते हैं। इसी प्रकार धातु क्लोरीन जल के शुद्धिकरण के प्रक्रम में उपयोगी है। एक अधातु बैंगनी रंग की है जिसका विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, वह आयोडीन है। पटाखों में फास्फोरस नाम की अधातु प्रयोग में ली जाती है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन अब आप बताएंगे जिससे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। आयरन नाम की धातु आपके स्कूलों में प्रति सप्ताह आयरन टेबलेट वितरित की जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनका हमारे शरीर में क्या उपयोग है? बच्चों, धातु और अधातुओं के उपयोगों के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम पाठ के अंत में आते हैं और यह देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। बच्चों, ये था हमारा धातु एवं अधातुओं के विषय में अध्ययन। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब के लिए नमस्ते।